औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास मैट्रिक की बुक चेंज हुई, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहे क्लास मैट्रिक के नए सिलेबस को लेकर, तो आप लोगों के लिए बेटा नोट्स तैयार किए गए हैं और उन्हीं नोट्स में से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँगा। अगर इन नोट्स की प्रिंट फॉर्म में आप चाहते हैं तो आप 03332243 031 पे रब्ता कर सकते हैं, ताकि अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो आपको बआसानी ये प्रिंटेड नोट्स फराहम किए जा सकते हैं। क्वेश्चन वाइज बेटा ये नोट्स हैं और इन्हीं नोट्स में से मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला सवाल है हमारे पास, डिफाइन वेव, इट्स फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप। वेव क्या होती है, बनती कैसे और उसकी टाइप्स क्या हैं। हम कहते हैं सर, अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज वेव। यानी मैटर ट्रांसफर ना हो, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम नाम देते हैं वेव। उर्दू में से हम लहर कहते हैं। सपोज कीजिए, अगर मैं बहुत आसान लफ्जों में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कहूँगा एनी डिस्टर्बेंस, कोई भी चीज़ अगर हिल जाए ना अपनी पोजीशन से, तो उसमें हम कहते हैं वेव बनेगी। अक्सर आप समंदर की तरफ देखते हैं ना, पानी आपकी तरफ आ रहा होता है, हॉक्स बे जाते हैं, सी साइड जाते हैं, पानी आपकी तरफ आता है, तो आप देखते हो कितना तेज़ी से आ रहा होता है, फिर आहिस्ता 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 हो जाता है। तो वही बात हो जाएगी ना यहाँ पर कि एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन पानी तो कम नहीं होता, जितना पानी आया उतना ही पानी वापस भी जाता है, तो इसको हम वेव का नाम देते हैं। फिर कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। सो डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव। अभी मैं आपसे ये बात कर रहा था, किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना। फॉर एग्जाम्पल कोई रस्सी है, कोई स्प्रिंग है, पानी टैंक में भरा हुआ है, पत्थर फेंक दें उसमें रिपल बन जाता है, इस सब को हम क्या नाम देंगे, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स का नाम देंगे। नाउ टाइप्स ऑफ वेव मोशन, द डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस विद इन अ वेव मोशन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। दो तरह की वेव्स हैं भाई, एक को कहते हैं ट्रांसफर वेव, एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, अगर आपके पास रस्सी में वेव बन रही है ना, तो उसको हम नाम दे देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और अगर आपके पास पानी में वो जो रिपल टैंक बन रहा था, उसको हम नाम दे देंगे ट्रांसवर्स वेव का। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें सबसे पहले वेव मोशन है। सो वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव मोशन क्या है, वेव मोशन डिस्टर्बेंस की एक फॉर्म है which travels through a medium due to periodic motion of particles of medium about their mean position। यानी जिस जिस जगह से वेव गुजर रही है, उस जगह के पाथवे को हम क्या नाम दे रहे हैं, वेव मोशन का नाम दे रहे हैं। मीन पोजीशन का मतलब है जहां से शुरू हुआ था। ट्रांसवर्स वेव ऊपर मैंने आपको कहा था, और यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस आ गई। द वेव इन विच एम्पलीट्यूड इज परपेंडिकुलर। याद रखो बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल। जब 90 का एंगल बनेगा तो हम उसे नाम देंगे परपेंडिकुलर का। तो जब 90 का एंगल बने आपका वेव के साथ, तो आप उसको नाम देंगे ट्रांसफर वेव का। इसकी एग्जांपल देखो क्या है, रेडियो वेव, रेडियो सुनते होगे आप लोग, रेडियो वेव, लाइट वेव, रोशनी, माइक्रोवेव, घर में होता है ना माइक्रोवेव ओवन, कभी कभार उसमें खाना गर्म करते हैं हम। लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव इन विच द एम्पलीट्यूड इज पैरेलल टू द वेव मोशन। अगर पैरेलल होगा, उसके साथ जाएगा, तो क्या कहोगे सर, लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, जैसे रस्सी की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। और अगर 90 का एंगल बनाएगा तो आप उसको परपेंडिकुलर कहोगे। इसकी एग्जांपल क्या है, साउंड वेव, सिस्मिक वेव, ये दो इसकी एग्जांपल्स में शामिल हो जाएगा। फिर है एम्पलीट्यूड। सर, एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय अ पॉइंट ऑन वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट और मीन पोजीशन। देखो, मेरी बात को आप जरा गौर से सुनना, मैं अपनी आवाज की टोन को बदलूंगा। एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक ये टोन थी। एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब जो मैंने अपनी आवाज को बदला ना, तो मैंने बेसिकली अपनी आवाज की टोन का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। तो ये बेसिकली एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बन जाती है। इसके बाद बेटा आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमसे पूछी जा रही है, क्रस्ट। अगर आपने एक वेव को बनते हुए देखा है, जो लहर बनती है, तो वेव कैसी बनती है हमारे पास। सर, वेव इस तरीके से बनती है कि उसमें दो पार्ट आ जाते हैं। अगर मैं आपको वेव बना के दिखाऊं तो वैसे बनती है ना, इस तरीके से। जो ऊपर पार्ट आता है बेटा, उसे हम नाम देते हैं क्रेस्ट का। जो नीचे पार्ट आता है उसे हम नाम देते हैं ट्रफ का। तो क्रेस्ट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन सरफेस वेवर, ऊपर की तरफ होगा। इसको बेटा आप अपर पार्ट भी कहते हैं और पॉजिटिव भी कहते हैं। साथ साथ में आपकी एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, चूंकि एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है ये। फिर ट्रफ क्या होगा सर, ट्रफ को हमने नाम दिया है जो नीचे पार्ट होगा, जो मिनिमम होगा या जो नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
फिर वर्ड आता है कंप्रेशन। हम कहते हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन इज द रीजन where turns of the coils और particles are closer to each other। कंप्रेस का मतलब दबाना होता है ना। अगर कोई चीज दबती हुई आ रही है तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? कंप्रेशन का नाम देंगे। और अगर कोई चीज फैल रही है तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम रेयरफ्रैक्शन का नाम दे देंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक की बात हमें तमाम समझ में आती जा रही है और हम इन सब चीज़ों को अपने पास नोट भी कर रहे हैं। फिर आता है पेपर में डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बेटा, पेपर में किस तरीके से लिखना होगा उसी तरीके से मैंने इन नोट्स में भी लिखा है कि आपको हेडिंग्स लगानी होती हैं। सबसे पहले हेडिंग लगी है प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव्स को एक मीडियम की जरूरत है, यानी अगर मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं कर सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच वेव्स दैट डू नॉट नीड अ मीडियम। इनको मीडियम की जरूरत नहीं है। अभी आपको थोड़ी देर बाद ये मीडियम वाली बात बहुत अच्छी समझ में आएगी जब मैं पॉइंट नंबर 4 समझाऊंगा। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटरी मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। मैकेनिकल वेव्स कब बनती हैं? जब वाइब्रेटरी मोशन होगा, वाइब्रेशन होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब बनेंगी? सब सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। देखो नाम भी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से होगा ना ये। कंपोजिशन किससे मिलकर बनती है? हम कहते हैं सर मैकेनिकल वेव्स में दोनों होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी। और थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया था आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली कंप्राइज ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सिर्फ क्या होंगी? ट्रांसवर्स वेव होंगी। फिर आता है वैक्यूम। देखो वो जगह जहाँ कुछ भी ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं, कोई मैटर ना हो, यानी सूरज में और ज़मीन के दरमियान में वैक्यूम आता है। अब एक पेपर में साइंटिफिक रीज़न आता है कि सूरज पे बेशुमार धमाके हो रहे हैं, लेकिन मैं और आप उन धमाकों को सुन तो नहीं पा रहे। तो भाई क्यों नहीं सुन पा रहे? चूंकि सर साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं और मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं करती। ऊपर देखो, आप प्रोपगेशन वाली बात समझ में आएगी। उनको मीडियम चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए, तभी आपको वो धमाके नहीं मिलते। लेकिन जो लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो आप देख पाते हो सूरज की रोशनी को, मगर उसमें धमाके सुन नहीं पाते। तो क्या पॉइंट लिखा? मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। और कोई भी चीज़ अगर समझनी हो तो स्क्रीन पर आप नंबर भी देख रहे हैं मेरा, आप मैसेज भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं जहाँ पर मैं तमाम चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। नाउ डिफाइन प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। सर तीन प्रॉपर्टीज हमने समझनी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। सर कोई चीज़ जब वापस आती है ना टकराकर, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो क्या वर्ड हो गया? बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ठीक है सर। फिर आपने कहा सर अगला वर्ड आता है रिफ्रैक्शन, उसका क्या मतलब है? आइए वो समझते हैं। तो सर नेक्स्ट आया हमारे पास रिफ्रैक्शन। व्हेन अ वेव एंटर फ्रॉम रीजन ऑफ डीप वाटर टू अ रीजन ऑफ शैलो वाटर, यानी अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आपने वो सुना होगा ना, डीप फ्राई, शैलो फ्राई। जब चिप्स तलते हैं तो वो डीप फ्राई होते हैं, जब कबाब तलते हैं तो वो शैलो फ्राई होते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, पानी के बिल्कुल अंदर जाएगा तो डीप वाटर, बाहर आ रहा है तो शैलो वाटर। तो अपनी डायरेक्शन भी बदलती है वेव। आप इसको पता है कैसे समझ सकते हो? यूँ समझो कि पानी का ग्लास लो, आधा भरो, उसमें पेंसिल डाल दो। दूर से देखो तो आपको पेंसिल टूटी हुई नज़र आएगी, जबकि पेंसिल टूटी तो नहीं हुई है। ये रिफ्रैक्शन हो रही है लाइट की, वैसे आवाज़ की भी होती है। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है फैलना। इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा? फैलना। तो हम कहते हैं सर द स्प्रेडिंग ऑफ वेव नियर एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। किसी एक रुकावट पे जो आवाज़ फैल जाएगी उसको डायफ्रैक्शन कहेंगे। फिर वेव कैरेक्टर्स में हमारे पास सर 5 कैरेक्टर्स आते हैं। टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकिंग फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट। एक वेव को मुकम्मल होने में जो वक्त दरकार है उसे आप टाइम पीरियड कहते हैं। सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सर फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगा कि एक मिनट में, एक यूनिट टाइम में कितनी वेव्स गुजरी। मतलब मैं अगर आपको घर की खिड़की पर खड़ा कर दूं और कहूं मुझे बताओ कि एक मिनट में कितनी बाइक गुजरी है, आपने कहा 25 गुजरी हैं, तो मैं कहूँगा कि 25 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि एक मिनट में गुजरी है। ये बेटा इसकी इन्वर्स होती है टाइम की। इसका यूनिट याद रखना, है एमसीक्यूज में पूछता है, हर्ट्ज इसका यूनिट है। वेवलेंथ क्या है? सर पीछे भी बताया था मैंने आपको, क्रेस्ट और ट्रफ का जिक्र किया था ना हमने। देखो क्रेस्ट और ट्रफ आ गया, इन दोनों के दरमियान जो फासला है ना उसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ का, और इसका यूनिट क्या बनता है? मीटर।
सर वेव स्पीड क्या है भाई, कितनी तेज़ी से जा रही है? आवाज़ ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करती है, तो हम कहते हैं वेव स्पीड इज़ डिफाइंड एज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव सच एज़ अ क्रस्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कितनी देर में गुज़रता है? अब स्पीड है भले वेव की हो भाई, तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा ना, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का मतलब हकीकत में मौजूद नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा होता है? आप सब सोच रहे हैं होता है या नहीं होता है? भाई इमेजिनरी दरवाज़ा होता है, कोई लॉक वाला दरवाज़ा तो नहीं होता ना, लेकिन जिससे उतर रहे हैं वो दरवाज़ा ही कहलाएगा। ऐसे ही वेव फ्रंट क्या है? इमेजिनरी लाइन है जो तमाम पॉइंट्स को एक ही जगह पर लाकर जोड़ती है। चलिए सर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? लिखा हमने टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? आगे और पीछे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो जब कभी भी आप कहो कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब होता है कि वो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। इस मीन की वजह से ना बेटा नीचे माइनस आया है, ये देख रहे हो माइनस। बच्चे पूछते हैं माइनस क्यों आया? माइनस किसकी वजह से? मीन पोजीशन की वजह से। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। भाई जब भी ये साइन हटती है ना तो इज इक्वल टू लगता है और कांस्टेंट लगता है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? के है। ये कंडीशंस पूछी जाती हैं पता है पेपर में कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम कहते हैं सर सम रेजिस्टिंग फोर्सेस मस्ट एक्ट अपॉन द बॉडी। कोई रेजिस्ट करने वाला भी होना चाहिए, फ्रिक्शन हो या कोई और फोर्स हो। एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चूंकि ऊपर लॉ में भी कहा था हमने एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये भी लॉ में कह दिया था हमने। सिस्टम शुड बी इलास्टिक, मतलब स्प्रिंग वगैरह हो तो ये हो सकता है। आप कोई नॉन इलास्टिक चीज लेकर अगर यूज करेंगे बेटा तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरेट नहीं होगा। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? तो सिंपल पेंडुलम इज अनदर मैकेनिकल सिस्टम दैट मूव इन एन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है आगे पीछे मूव करने वाला। पेंडुलम देखा घड़ियों में लगा होता है, टंग 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 करके जो मूव कर रहा होता है उसको पेंडुलम कहते हैं। ये डायग्राम है उसकी, ये मूवमेंट हो रही है इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास m, कोई भी चीज लगा दो भाई उसके साथ m हो जाएगा, by mean of light inextensible string of length L from a fixed support। फॉर्मूला बेटा याद रखना, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल लेंथ है, जी ग्रेविटी है। आइए जी अगले सवाल पर, डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या चीज है? एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इन विच फ्रिक्शन एज एन इफेक्ट। ऐसा सिस्टम जिसमें फ्रिक्शन का भी असर आ रहा होगा उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो जो पहला यूनिट था आपका उसमें टोटल 7 सवाल थे जो मैंने आपको कंप्लीट करवाए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। हर चैप्टर में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी दिए हुए, मैंने उनको भी पूरा सॉल्व कर दिया है। और ये 4 चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं, बकिया चैप्टर के नोट्स भी इस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। और आपने में से किसी ने भी अगर इन नोट्स को अपने घर पर मंगाना होगा तो आप 0333224301 पर रब्ता करके इन नोट्स को अपने पास भी मंगा सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में बेटा आपसे मुलाकात होगी। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनाए जाएं इसी तरह तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।